बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा एक बार फिर आइनी बहस के गिर्द गर्म हो चुकी है। ऐवानों के अंदर भी और अवामी हलकों में भी एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, आखिर मुजव्वज़ा 28वीं आइनी तरमीम है क्या, और इसके असरात पाकिस्तान के सियासी, आइनी और वफाकी निज़ाम पर किस हद तक पड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये तरमीम मुल्क के इंतजामी ढांचे को मजीद मौसर बनाने, इख्तियारात की तकसीम को असर नौ मुतय्यन करने और बाज़ आइनी अबहमात को दूर करने के लिए लाई जा रही है। लेकिन दूसरी जानब अपोजिशन जमातें, आइनी माहिरीन और बाज़ सियासी हल्के खदशात का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ये तरमीम 18वीं आइनी तरमीम की रूह और सूबाई खुदमुख्तारी पर असरअंदाज ना हो जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक नए आइनी मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, क्या मरकज़ और सूबों के दरमियान इख्तियारात की नई कशमकश शुरू होने वाली है, और क्या ये तरमीम वाकई कौमी या फिर इस मफाद में है कि पीछे सियासी ज़रूरतें और ताकत के तवाज़ुन की नई हिकमत अमली कार फरमा है। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस मामले को गैर ज़रूरी तौर पर मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 28वीं आइनी तरमीम से मुतालिक अभी तक मेरे इल्म में कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर आइनी तरमीम और बजट की मंजूरी मुमकिन नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से उन्होंने खिताब करते हुए कहा है कि जिस तरीके से 28वीं आइनी तरमीम की बात की जा रही है, हुकूमत ने आज तक पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता नहीं किया है। 26वीं और 27वीं आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी का किरदार सबके सामने है। हमने सूबों के हुकूक कम नहीं होने दिए बल्कि मजीद हुकूक दिए हैं, जबकि अपोजिशन का भी ये कहना है कि कौम को एतमाद में लिए बगैर किसी भी आइनी तब्दीली की दूरस नताइज सामने आ सकते हैं। तो आखिर हकीकत क्या है? क्या ये इस्लाहत पाकिस्तान के निज़ाम को मजबूत करेगी या फिर एक नई सियासी और आइनी बहस को जन्म देगी? इन्हीं अहम सवालात के साथ आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। तो दूसरी जानब नाजरीन, हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे कि बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक क्या तमाम तर इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कौमी असम्बली में बानी पीटीआई इमरान खान की सेहत और मुलाकातों का मामला उठाया है। उधर हुकूमत की जानिब से राना सनाउल्लाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। यूं आइनी तरमीम, सियासी कशीदगी और बानी पीटीआई की सेहत का मामला मुल्क की सियासत को एक नए और इंतहाई हसास मोड़ पर ले आया है। नाज़रीन, ये तमाम तर पस मंज़र है प्रोग्राम का, जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं और तफसीलन बात करेंगे। जो 28वीं आइनी तरमीम की बात की जा रही है, उसके दूरस नताइज क्या होंगे और आगे जाके उसका इम्पैक्ट क्या जनरेट होगा। मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं वो है इमरान अली खान साहब, जिनका ताल्लुक MK पाकिस्तान से, वो कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। खादिम अली खान यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तज़कियाकार हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खादिम साहब, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस वक्त 28वीं आइनी तरमीम लाना क्यों ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की? क्या आप समझते हैं कि वाकई ये आइनी और इंतज़ामी इस्लाहात है, या फिर इसके पीछे पाकिस्तान के सियासी और इख्तियाराती ढांचे में किसी बड़ी तब्दीली की गुंजाइश मौजूद है? बहुत शुक्रिया मधु करने का। आपके तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, आप अगर जो NHT के तहत जो है 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को हम्म। वसाइल मिलते हैं, हम्म। उसको अगर आप देखें तो ये जो सारा बोझ जो है वो फेडरल पे है। कर्जे जो है वो पाक देते हैं, और जो वो है असल हम्म। चंक है वो तकरीबन जो है वो ले लेते हैं सूबे। अच्छा, सूबों का क्या मसला है? सूबे जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो है वो तो ले लेते हैं, लेकिन हम्म। उनका अपना जो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है ही नहीं। मतलब अभी तक तकरीबन 16 साल हो गए हैं कि ये जो फंड्स हैं ये ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को देते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट में किस तरह तकसीम होगी ये भी इनका भी तयन नहीं करते। तो एक महदूद जो है वो काम है, और आपकी जो है हेल्थ हम्म। का जो है बेड़ा गर्क हो गया, एजुकेशन का बेड़ा गर्क हो गया, और स्पेशली मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ हम्म। कि वहां पे जो है, और 18वीं तरमीम के बाद जो है आपका कर्जा जो है जो 6,600 अरब रुपए था, जो 18वीं तरमीम से हम्म। पहले, वो अब तकरीबन 130 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है। तो वो 130 अरब डॉलर का कर्जा जो है वो पास पे आ रहा है, और सूबे जो है वो ना कर्जे देते हैं, हम्म। ना जो है इस्लाहात लेके आते हैं, न रोजगार के मौके पैदा करते हैं, ना कारोबार के मौके पैदा करते हैं, ना जो है जो डिस्ट्रिक्ट को इसकी तकसीम है, मुनसिफाना तकसीम, वो भी नहीं है। तो मेरा जो भी बातें हो रही है अभी जो है उसको फाइनल नहीं किया गया, लेकिन इसमें ये है
کہ ایک جو لسانی بنیادوں پہ آپ کی تقسیم ہے کہ یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، گلگتی ہے، کشمیری ہے، اس لسانی بنیادوں کے بجائے انتظامی بنیادوں پہ صوبوں کی تقسیم ہو اور وسائل جو ہے وہ ہر ایک کو پسماندہ اضلاع کو بھی ملیں اور جو ڈیولپ سٹیز ہے ان کو بھی ملے، ان کا بھی ایک حق ہونا چاہیے. تو ہر ایک جو ڈویژن ہے یا اس تو خادم صاحب، بنیاد پہ حکومت بنتا ہے. کی جو سوچ ہے، جو پوائنٹس ہیں، اس پہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اعتماد میں کیوں نہیں لے پا رہی ہے؟ کیا ایسی ڈیڈ لاکس ہیں جو کہ درمیان میں آ رہی ہیں، یا کون سی ایسی گفتگو ہے جو کہ آگے تک منتقل نہیں ہو پا رہی ہیں، یا ان کے خدشات کیا ظاہر کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی جو ہے جو ٹیبل نہیں ہوا، جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے وہ ٹیبل نہیں ہوا، اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی، لیکن جو ہے اس پہ بات گشت ہم سن رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ تو ٹیبل ہی نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے مطلب اس پہ آپ کا جو فوکس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو انتظامی بنیاد پہ اس کا جو ہے اور وہ جو بحث کریں وہ تعمیری بحث کرے، وہ جو ہے اس کو لسانی رخ نہ لے کے جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بہت سے جو وفاقی جماعتیں ہیں ان کی بھی سیاست جو ہے وہ صوبوں تک محدود ہو چکی ہے. تو آپ کو صوبوں کو نہیں بلکہ پاکستان جو سبز پرچم کا ملک ہے ہمارا، وہ جو ہماری عزت اور وقار ہے، اس کے مطابق ہمیں سوچنا چاہیے. لسانی بنیادوں پہ ہم زیادہ سوچتے ہیں، اس لیے جو ہے اس کی مخالفت بھی زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، عمران صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی، ایم کیو ایم ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ نچلی سطح کی منتقلی اور عوامی مسائل کے اوپر بات کرتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 28 امنڈمنٹ جو کہ جس کی بات کی جا رہی ہے، جو کانسٹیٹیوشن لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس پہ کتنے اختیارات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پورے ہوں گے؟ کیا لوکل گورنمنٹ سسٹم کو بہتر کیا جائے گا، یا مزید پیچیدگیاں جو ہیں وہ اس میں ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کے سیکشن 140A کے اندر جو آپ کی بلدیاتی حکومتوں کا ذکر ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ نامکمل ہے، اس کو کمپلیٹ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جس وقت 18ویں ترمیم آئی تھی تو یہ جو NFC ایوارڈ کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا تھا جس کے تحت وفاق سے اختیارات یعنی جو پیسے کا عمل دخل ہے اس کو کام آسان کرنے کے لیے ڈیوائیڈ کر کے نچلی سطح تک یعنی صوبوں تک لایا گیا تھا، جو یقیناً ایک اچھا اور جمہوری عمل تھا. لیکن یہ عمل نامکمل تھا. نامکمل اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ چونکہ یہ ہو یہ رہا ہے کہ وفاق سے جو پیسے ہیں وہ NFC ایوارڈ کے ذریعے وہ آ جاتے ہیں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے پاس، فرد واحد کے پاس. اچھا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بادشاہت کا مظاہرہ نہ کرے اور اس فنڈ کو وہ پراپر طریقے سے اپنے صوبے کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ضلع میں اس کو منتقل. زیادہ اس وقت جو پورے ملک میں صورتحال خاص طور پہ سندھ میں یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اس طریقے سے NFC ایوارڈ کے ذریعے آنے والے فنڈ کو نیچے تک اپنی ضلعی حکومتوں تک، لوکل گورنمنٹس تک منتقل نہیں کر پاتے. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کام میں جو ہے فقدان پیدا ہوتا ہے، پروجیکٹس نامکمل ہوتے ہیں اور وہ سارا الٹیمیٹلی جو نقصان ہے وہ آپ کے پاکستان کو سفر کرنا پڑتا ہے. اچھا، تھوڑا سا میں پریسائز ہوں گا کراچی کے حوالے سے. آپ کو پتا ہے کراچی شہر ہے پورے پاکستان کی. کراچی سے 67 سے 70% ریونیو جنریٹ ہو کر کے پورے ملک کو اس کا جو یعنی کہ وفاق میں جاتا ہے پہلے، اور وفاق سے اس کے بعد آپ کو پتا ہے ونس اگین NFC ایوارڈ کے ذریعے جہاں سے 70% ریونیو جانا ہے اس شہر ہی کو اگر ہم مضبوط کریں گے، اس شہر کو ہم مزید اچھے طریقے سے ڈیولپ کریں گے تو یقیناً وہ مزید ریونیو جنریٹ کرنے کے قابل ہوگا اور ملک ترقی کرے گا. لیکن آن کنٹریری ہو یہ رہا ہے کہ اس شہر کو جو کہ دودھ دینے والی گائے ہے وہ اس کو نہ چارہ کھلایا جا رہا ہے، نہ اس کی کوئی خدمت کی جا رہی ہے شہر کی. آپ ٹوٹی ہوئی سڑکیں آپ دیکھ رہی ہیں، شہر کی سڑکیں مونجو دارو کا اور تورا بورا کا نقشہ پیش کر رہی ہوتی ہیں. آپ اتحاد ٹاؤن یا اورنگی ٹاؤن یا لانڈی اور گرد و نواح کے ایریاز کو آپ چھوڑ دیں، مین شہر کے جو ایریاز ہیں، جو بڑی بڑی شاہراہیں ہیں، اس کے اندر ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور کھڈے. آپ کو پتا ہے کہ اس چیز کا باعث بنتی ہے
है अभी 2 महीने पहले एक नाजमात ठीक में है एक वाक़या इमरान हुआ साहब, कि तो जनाब वो आपको बहन क्या भाई जा रहे थे। तवक्कुआत हैं? एक मिनट आपकी लूंगा, सिर्फ तवक्कुआत एक इस मिनट, कमिटमेंट से मैं है 1 मिनट क्या? लूंगा, ठीक सिर्फ है। 1 मिनट लूंगा, जी 1 मिनट लूंगा जी जी, कि continue। ये एक इतने बड़े सानिया के हर दिन शहर में कत्ल का बाइस बन रही है कि हमारे यहाँ भी 2 महीने पहले क्या हुआ है कि डंपर जो है वो जारा का बराबर में एक खड्डा आया, बाइक पे बहन भाई जा रहे थे, दोनों बहनें वो गिर गई, भाई फुटपाथ पे गया, बहनें डंपर के आगे गिर गई और वो कुचलते हुए चला गया हमको, और बेचारे डंपर का भी कहां से कसूर है कि ठीक है शहर इमरान की साहब, ये सब सड़क हमारे ही टूटी सामने हुई है, है। आए रोज के वाकयात हैं, हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। जी। आपकी क्या तवक्कुआत है 28 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लाने की बात की जा रही है, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये आपके सामने की बात है कि जब 26वीं तरमीम आई, उस वक्त भी हम वाहिद एमकेएम पाकिस्तान है जो ये सेक्शन 140A के अंदर जो है तरमीम करके इसको आइन का हिस्सा बनाने की बात करती रही, और इस पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपने सुना कि जो पंजाब असेंबली है उन्होंने भी यही वाली बात, हमारी वाली बात आगे प्रमोट की और डिस्कशन हुआ, ये सेनेट पे भी डिस्कशन में गई, फिर लेकिन नागुज़िर वजूहात की बुना पर और हमारे खास तौर पर सिंध से ताल्लुक रखने वाली जो हमारी बाइक़्तिदार जो जमात है उनकी वजह से जो है वो 26वीं उनके एतराज की वजह से 26वीं तरमीम में ये मुमकिन ना हो सका। सिमिलरली 27वीं तरमीम में भी यही सिलसिला रहा। इस पे एक्सेप्ट तो लोग करते हैं, बोलते भी हैं बिल्कुल ठीक है, जमहूरियत मुकम्मल हो जाएगी इस तरह, लेकिन 27वीं तरमीम में भी ऐसा ना हो सका। लेकिन जिस वक्त 27वीं तरमीम आ रही थी उस वक्त ये एमकेएम पाकिस्तान से कमिटमेंट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, कि जनाब ये इंशाल्लाह 28वीं तरमीम में इसको लाजमी जो है करके हम इसको एक तरफ करेंगे। तो हमारी तो तवक्कुआत है, हमारी उम्मीदें हैं कि ये वाला काम अगर हो जाता है तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए आपको पता है तरक्की का बाइस बनेगा। चलें ठीक है, मुनव्वर साहब आपकी तरफ बढ़ूंगी। मुनव्वर साहब, आप क्या समझते हैं ये जो 28 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की जा रही है, क्या हुकूमत बआसानी इसको मंजूर कराने में कामयाब हो जाएगी या मजीद पेचीदगियां होनी है, या किस तरीके से इस नजरिए को देख रहे हैं आप हुकूमत के? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप मंजूर करने की बात करती हैं तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, यानी कोएलिशन गवर्नमेंट है, और कोएलिशन गवर्नमेंट का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि अपने जितने कोएलिशन पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चले। तो यकीनी बात है कि अगर पीपल्स पार्टी जो है, जो कि सबसे बड़ी इनकी कोएलिशन पार्टनर है, वो अगर राजी नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी किस्म का ना तो बजट पास हो सकता है और ना ही किसी किस्म की तरमीम। अब आ जाइए आप 28वीं तरमीम के कंटेंट के ऊपर, उसका मकसद क्या है उसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए कि अगर आप उसे नहीं समझेंगे, खामखा यही कहते रहेंगे कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा, तो कोई। देखिए, बेसिकली ये है जुरिस्डिक्शन का मामला, अमलदारी का मामला है। किसकी अमलदारी का मामला है? सूबों और वफाक के दरमियान अमलदारी का मामला है, यानी किसके पास पावर्स हो। 18वीं तरमीम ने ये किया कि तमाम जो पावर्स थे, आप देखें कोई वजारत उठा के देख लें, ट्रांसपोर्ट देख लें, तालीम देख लें, एनवायरमेंट देख लें, कोई चीज देख लें उठा के, वो सारी की सारी जो है वो सूबों के पास है और वफाक के पास जो है वो कुछ भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर वफाक जो है वो क्या करे, कि वो ये हुकूमत का असल में कमिटमेंट ये, इनका कहना ये है, मैं आपको बता दूं, इनका कहना ये है कि अगर ये 28th अमेंडमेंट नहीं होती तो हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो इतनी महदूद है, खास तौर पे इकोनॉमिक मामलात के अंदर, जिसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल मामलात आते हैं, वो इतनी महदूद है कि हम किसी किस्म का कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं ला सकते। अच्छा, PMLN जो आई है वो तो आई है इकोनॉमिक, उसके ऊपर हमेशा से वो तो एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, हमारा तो मंशूर ही है कि इकोनॉमिक्स को मंजूर किया जाए। गो पीपल्स पार्टी भी यही बात करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये इस बात का, आप देखिए ना, आपने जो गवर्नमेंट बनाई है वो किस किस्म की बनाई है। आपने किसी एक को तो अब फुल मैंडेट नहीं दिया, आपने डिवाइडेड मैंडेट दिया है। एक खैबर पख्तूनख्वा में एक गवर्नमेंट है, वहाँ पे बलूचिस्तान में एक है, पंजाब में एक है पार्टी है, और यहाँ सिंध में एक पार्टी है। नतीजा ये है कि जब आप इकोनॉमिक बात करने के लिए जाते हैं, इसके लिए बड़ी लाजिम बात होती है
कि अवाम फैसला करे, पाकिस्तानी तो अवाम के आप साथ ये दुरुस्त समझते हैं क्या 18 अमेंडमेंट के बाद ये जो अमेंडमेंट अब लाने की बात की जा रही है, ये सबसे सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट बन सकती है? देखिए, इसमें डिबेट तो ऑलरेडी शुरू हो गया है। ये तो 27th अमेंडमेंट के साथ ही शुरू हुआ था। और वो बिलावल ने अभी जब बात की थी अपने एग्जीक्यूटिव के इजलास के बाद, तो उन्होंने कहा मुझसे किसी ने बात नहीं की। बिल्कुल ऐसे तो ये ही। बड़ी हैरानी बात है, किसी ने बात की हो या ना की हो, लेकिन ये तो सारे उसमें मीडिया मेंबर के साथ है, चलें आवाम के इसी अंदर ये चीज आम की बात जो है ना वो खादिम साहब से इसका आंसर ले लेते हैं। खादिम साहब, बिलावल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, उन्होंने इजलास के बाद यही गुफ्तगू की है कि इस तरीके की कोई बात मुझ तक नहीं पहुंची है, ना हमसे कोई बात की गई है, और पीपल्स पार्टी के बगैर कभी भी कोई भी अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं होगी। क्या आप नहीं समझते कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर अगर एनएफसी अवार्ड की बात की जाए तो इसको लेकर भी तहफ़्फ़ुज़ात क्रिएट हो सकते हैं, और अगर तहफ़्फ़ुज़ात क्रिएट हुए तो आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, पीपल पार्टी के साथ जो है हमारा इत्तेहाद है, और हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन किया था। हम उनको लेके चलेंगे, और इस तरह के जो इक़दामात है उस पे उनको हम इत्तेमाद में लेके चलेंगे, और उसके बगैर हो भी नहीं सकता। अच्छा, दूसरा जो है इस पे जो वावेला जो है, जो पीटीआई ने खड़ा किया है, उनका मकसद ये नहीं है कि ये जो है मतलब सूबे के मुफाद में है या लोगों के मुफाद में है। उन्होंने मुखालिफत बराए मुखालिफत ही करनी है, हर चीज में उन्होंने मुखालिफत करनी है। मसला ये है कि अभी जो 14,600 अरब रुपए का आपका, जिसमें हम 684 अरब रुपए जो है शॉर्टफॉल है हमारा, इसमें 8,900 अरब रुपए जो है वो सूबों को मुंतकिल होने हैं। जब सूबों को इतना बड़ा जंग जाएगा, और आपने जो है कर्जे भी देने 10,000 अरब रुपए के जो है सालाना अपने सूद और कर्जे वापस करने हैं, और आपका जो टोटल टैक्स कलेक्शन है वो 14,600 अरब रुपए हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया कि 8,900 जाने सूबों में। तो ये कर्ज हमने अदा करना है, वो कहाँ से आएंगे? अच्छा, मैंने आपको बता दिया ना कि जो सूबों को तो मिल जाता है, एनएफसी आबादी के लिहाज से पैसे मिल जाते हैं। अब मैं अपने सूबे की बात बता रहा हूँ। मेरे सूबे को पिछले 16 साल में 8,800 अरब रुपए मिले हैं। मुझे बताए ना 8,800 अरब रुपए जो है कहाँ पे खर्च हुए हैं? मेरे तमाम यूनिवर्सिटीज जो है दिवालिया हो चुके हैं। पिछले 13 साल में जिन नालायकों के पास मेरा जो है सूबा है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कोई रोजगार के मौके पैदा नहीं किए। आप सिंध में, आप कराची का हाल देखें कि कराची में ये तकरीबन जो 18,000 अरब रुपए मिल चुके हैं पिछले 16 साल में। 18,000 अरब रुपए में जो है, आप मुझे बताएं ना सिंध में क्या काम हुआ है? कराची में कोई 1,000 अरब रुपए का काम बता दें। तो मसला ये है कि एनएफसी के तहत सूबों को तो पैसे मिल जाते हैं, लेकिन वो नीचे क्यों मुंतकिल नहीं करते हैं? मतलब ये कोई वो जिस तरह बता दिया हमारे एमक्यूएम के भाई ने कि आपका जो है वजीर आला जो है वो डिक्टेटर बन जाता है, उसकी मर्जी है कि जहाँ पे खर्च करना है। तो अभी जो है तरमीम आए नहीं है, लेकिन आएगी तो ये इस मुल्क के मुफाद में होगी। हम जो है लिसान, देखो तरमीम नहीं आई है कि आपकी डिस्कशन हो चुकी है, आपने एक दूसरे से डिस्कस किए हैं, आपकी पॉलिटिकल जमातें हैं साथ, क्या उन तक बात देखिए, जब बिलावल साहब कह रहे हैं कि डिस्कशन नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि अभी जो है नहीं हुई है ना। इसका मतलब यही है, हम भी यही कहते हैं कि जब भी फिलहाल जो है ये जो है डिस्कशन हुई नहीं है, बातचीत नहीं हुई, ये कह सकते हैं जी। अभी हाथमी बातचीत नहीं हुई हमने, तो हम देखो जिस तरह जो है भी मुतालबा कर रही है कि उनको भी लूप में नहीं लिया गया, किसी किस्म की कोई बात गुफ्तगू नहीं हो सकी है, क्या उनके भी पॉइंट्स हैं उनको भी नहीं सुना गया? देखो मैं आपको बता 2-3 बातें बता देता हूँ जी। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री हो रही थी 26 नवंबर 2022 को। आपको पता है कि आपके जो है इमरान खान जो है वो लॉन्ग मार्च के लिए निकल आए थे, और वो चाहते थे कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकरीर रुक जाए। 26वीं आईनी तरमीम जब हो रही थी तो उसके तहत जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तकर्री हो रही थी, एक आईनी अदालत बन रही थी। तो उसके लिए लॉन्ग मार्च कौन कर रहा था? पीटीआई कर रही थी। तो पीटीआई जो है उनकी तो सियासत है जलाओ गिराओ की, तोड़ फोड़ की, इंतजार की सियासत है वो। अच्छा, अगर वो मतलब उनको पता लग भी जाए कि मुल्क के मुफाद में, तो क्या आपका क्या ख्याल है उसने कबूल करना है? उन्हें तो इंतशार ही चाहना है, ना तो वो 4 साल में कुछ कर सके, ना जो है इधर 13 साल में यही जिक्र कर रहे हैं जी। देखो, मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो फहम फरासत रखते हैं, वो बुज़ेरक सियासतदान है, उनको जो है
उनको जरूर इत्तेमाद में लिया जाएगा। वो बात समझते हैं, वो उसके एक चलिए, यानी विजन आपकी है तरफ से ये है कि एतमाद में लिया जाएगा और इस चीज़ के ऊपर फुली डिस्कशन होगी, उसके बाद तमाम तर चीज़ें जो है वो सरअंजाम दी जाएंगी। अच्छा, आपकी तरफ बढ़ूंगी। इमरान साहब, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा जब भी आपने बात की है बल्दियाती निज़ाम को बेहतर करने की, उन मसाइलों के ऊपर, तो कभी भी आपके साथ एक पेज पर नहीं आई है, ना आपके कोई ऐसे मुतालबात हैं जो कि पूरे होते हुए हमें दिखाई दिए हैं। आप क्या समझते हैं अब जो ये अमेंडमेंट लाने की बात की जा रही है, इसमें जो आपके बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो तमाम तर खदशात हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी जो कि आपके साथ पहले भी नहीं एक पेज पर रही, अब भी ऐसा हो सकता है कि वो एक पेज पे ना हो, आप उनसे कोई बात करने की कोशिश करेंगे, डायलॉग करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बात ये है कि हम तो कोशिश करते आए हैं कि जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको इस वन पेज पे लेके आए। ये सेक्शन 140A में तरमीम के लिए है, लेकिन हम बहुत मैं ये कहते हुए बहुत ज्यादा समझे दुख महसूस कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून या दीगर दूसरी जमातें तो इस चीज की कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पार्टी जो है इसकी इस तरह पॉलिटिसाइज करती हुई नजर नहीं आई। अच्छा, जहां तक हम समझते हैं उसके पीछे साइंस ये है कि क्योंकि NFC अवार्ड से जो भी रकम आती है वो सीधी वजीर आला सबके पास आ जाती है और फायदे वाहिद वो इस बात के जिम्मेदार होते हैं वो उसको लगाएं या ना लगाएं। तो हमें ये लगता है कि वो इस चीज से खुश नहीं है कि वो ये जमहूरियत जो है शहर और गांव नीचे मुंतकिल हो जाए। लेकिन हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मामले पे जो है इस एक पेज पे लाया जाए, और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान की पाकिस्तान की तरक्की के लिए जरूरी इन तमाम पॉलिटिकल जमातों को भी इस बात को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनका भी फायदा है। अभी लोकल गवर्नमेंट इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुर्तजा वहाब साहब की है, तो हम तो देखा जाए उनके लिए भी हकूक मांग रहे हैं ना, उनको भी वो तमाम जो डिपार्टमेंट्स उनके किए जाए, उनको भी जो है वो डायरेक्टली जो है जैसे NFC अवार्ड से पैसे मिलते हैं, इसी तरह NFC अवार्ड के जरिए एक तरीकेकार वजह किया जाए कि वजीर जो मेयर कराची है उनको डायरेक्ट वो पैसे मिले और वो शहर की तरक्की में एक अदा करें। तो ये तो हम पीपल्स पार्टी वाले हमारे जो भाई हैं वो इस आ जाए, लेकिन जो कोशिश उसमें हमें वो जो ऑलरेडी वजीर आला के पास फंड आ रहे हैं मुझ तक क्लियर नहीं पहुंच पा रही है। इन तमाम तर जो कि कमिटमेंट का जो सर्कल है उस हवाले से डिस्कशन करूंगी, और मुनव्वर साहब आपकी तरफ भी आऊंगी इस तमाम तर इशू को लेकर कि किस तरीके से MQM और पीपल्स पार्टी के तमाम तर मामलात हैं या फिर आगे हुकूमत की तहत किस तरीके से जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी और उसके बाद हाजिर होंगी। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे 28 अमेंडमेंट की और उसमें तमाम तर चेंजेस क्या होंगी, किस तरीके से किस ज़ाविये से उसको देखा जा रहा है और आगे चल के क्या इसके असरात मुरतब होंगे, उन तमाम तर चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं उनमें मुनव्वर साहब आपकी तरफ मैंने बढ़ना है और आपसे ये सवाल करना है, आप क्या समझते हैं ये जो अमेंडमेंट है क्या वो नेशनल सिक्योरिटी को पर्पज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाई जा रही है या ये इंटरनल बेसिस के ऊपर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि मुरतब की जा रही है या उसको कंसिडर करके तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं इसको यूँ देखूंगा कि ये जो इकोनॉमिक आपकी सिक्योरिटी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की जा रही है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बेसिकली इसमें दो जो बेसिक बात है वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी किस्म का इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के काबिल नहीं है। ये जो अभी दोनों साहिबान थे उन्होंने अब इदाद शुमार से बड़ी वजाहत से बता दिया कि इतने हज़ार अरब जो हैं वो उसको मिले, उसने कुछ नहीं किया, दूसरे वो इतने 100 अरब मिले, उसने कुछ नहीं किया। अपने अपने सूबों का उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात तो मैं ये कहूँगा कि जो अगर पर्टिकुलरली आप जाते हैं कराची के मामले में, तो मैं समझता ये हूँ कि MQM ने एक बुनियादी गलती की है और ये सेकंड टाइम उन्होंने की है। वो ये है कि वो बेहतर जानते हो कि मैं ये नहीं कह रहा मैं उनको क्रिटिसाइज वगैरह कर रहा, मगर लोगों को डेफिनेटली उनसे शिकायत है कि अगर वो ये समझते हैं कि वो और प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली में तो उन्होंने जबरदस्त रिप्रेजेंटेशन हासिल की, तो उन्होंने लोकल बॉडीज का इलेक्शन से तो बाइकआउट किया।
नतीजा ये है कि लोकल बॉडीज जिसके लिए वो इतना जोर लगा रहे हैं कि उनको पावर शिफ्ट किया जाए, उससे तो उन्होंने बाइकआउट किया, एक दफा पहले भी ये कर चुके हैं बाइकआउट। तो इन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए था, अपना वो करते और फाइट सही। करते रहते हैं। ये जो बाइकआउट का सिलसिला है ना इलेक्शन का, उनके अपने रीजनिंग हो गए, मैं उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं करूंगा मैं, और ना मैं मना करता हूँ, वो जरूर करें जो चाहें, लेकिन फिर वो लोगों की जो उम्मीदें उनसे तो मुनव्वर होती साहब, हैं, आप क्या तो वो समझते हैं कि ये जो अमेंडमेंट आ रही है, अगर ये पास हो जाती है तो ये फ्यूचर इलेक्शंस को इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ सकता है, या फिर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क को कहीं ना कहीं मुतासर कर सकती है? बिल्कुल डेफिनेटली देखे ना, ये तो फेडरल गवर्नमेंट के पावर्स तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, उनके पास फंड्स भी बहुत ज्यादा आ जाएंगे। वो जो सारे फंड्स सूबों को जाया करते थे, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स यही होती है ना कि बड़े बड़े मंसूबे जो हैं। अब ये मैं आपको सिर्फ एक कराची का एक मिसाल देता हूँ। आपने देखा वो यूनिवर्सिटी रोड बन रहा है, गुज़िश्ता कोई 4-5 साल 6 साल से बन रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। कोई वो जब मेयर साहब आते हैं मजीद कह देते हैं कि अब कुछ भी नहीं हुआ, तो अभी से मजीद हमें वो 4 साल और चाहिए। तो ये सारी ठीक चीजें है। जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाती हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके पास अगर फंड्स होते हैं तो वो कुछ कर सकती है, वो बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सकती है। ठीक है। सूबे पाकिस्तान के अंदर नहीं ला सके हैं दुनिया के दूसरे ममालिक से फंड्स। तो ये पाकिस्तान का जो पैटर्न रहा है, आपने देखा हमेशा ये रहा है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, वो ये रहा है कि जो बैरूनी सरमायाकारी है, वर्ल्ड बैंक की सरमायाकारी है, जिसके की खातिर आप IMF के ये बड़ी बड़ी ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे हैं और इतने खौफनाक किस्म के टैक्सेस है। आवाम बर्दाश्त कर रही है, बिजली के बिल और दूसरे आ रहे हैं, वो सारे इसीलिए थे कि जो सरमायाकारी है वो आए। अब फेडरल गवर्नमेंट के पास तो कुछ है ही नहीं, वो ना कुछ शो करती है, वो तो सूबा से कहती है भाई ये काम करोगे तो हमें मजीद फंड मिलेगा, IMF कहता है ये काम करो। अब वो होता हुआ था कुछ भी नहीं है। तो ये लाजमी है कि आप कि कोई कंसेंसस करें। देखिए बात असल में ये है, पाकिस्तानी आवाम हर चीज पे तो कंसेंसस करते हैं, मैं खुद हैरान रह जाता हूँ। अगर अभी आप ईरान की बात करें तो कंसेंसस, गजा की बात पे करें तो कंसेंसस, कश्मीर की बात पे कंसेंसस, बर्मा की बात पे करें तो कंसेंसस, लेकिन जिस चीज पे कंसेंसस नहीं करते, जो कि पाकिस्तान का बुनियादी मसला है गुज़श्ता 25 बरस से, वो है इकोनॉमिक्स। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस पे बैठना चाहिए, गौर करना चाहिए कि आखिरकार अवाम की हालत, पाकिस्तान की मईशत बहुत कमजोर है। या आप किसी खुशफहमी में मत रहिए कि हुकूमत के जो बयानात आ रहे हैं, अभी ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, एक के बाद एक मुल्क जाते हैं और जाकर वो कहते हैं भाई 250 अरब रुपए के बॉन्ड फ्लोट कर, यहाँ से कर्जे लेके आ रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। खादिम साहब, आपसे जानूंगी, ये 28 अमेंडमेंट पे तो हमने बात कर ली है, अब हम जरा बानी PTI की सेहत से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। आप क्या समझ रहे हैं, जिस तरीके से उनकी पार्टी की तरफ से रेस उठाई जा रही है, जिस तरह की वॉइस उठाई जा रही है कि आप उन्हें मिलने नहीं देते, मुलाकात का सिलसिला बंद किया हुआ है, ना कोई खैर खबर है, ना कोई इलाज की तमाम तर चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं, ना कोई मेडिकल टीम वहां तक पहुंच रही है, क्यों ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो इसकी पसे पर्दा क्या कहानी है? और दूसरी चीज़ ये कि सुहेल आफरीदी ने फिर ये अनाउंस किया है कि हम बाहर निकल रहे हैं रोडों पर, फिर इसी तरीके से तमाम तर मामला जो है वो हम इसी नोयत के देखेंगे जो हम पहले भी देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्यों हो रहा है ये तमाम तर चीजें, और हुकूमत का रोल क्या है इसमें? देखें, जो सुहेल है उनका तो आपने देखा होगा कि वो पिछले 6-7 महीने से इसका उसका इसकी उसके अलावा तो उनके पास कुछ है नहीं। और वो जो पहले थोड़े बहुत जो है, जो 2024 में जो 24 नवंबर को आए थे और इन्होंने कहा था कि सबीलना अल जिहाद, और हम जो है ये फाइनल कॉल है, उसके बाद तो इनको हिम्मत ही नहीं हुई किस तरह के जो है वो आ सके। जहाँ तक इमरान खान के इलाज की बात है, तो मैं आपको बात बताऊं कि वो उनका इलाज जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक बहुत ठीक ठाक हुआ है। 4 मरतबा जो है उसको पिंड लाया गया और वो उससे मुतमईन है। अल्लाह उनको सेहत दे, हम जो है वो उनकी बेहतर सेहत चाहते हैं। जहाँ तक ये जो देखें, ये दो और दबाव की बात नहीं है, बात है अदालत की, बात है आईन और कानून की। एक ही रास्ता है, ये कोई बदमाशी नहीं है कि आपने इमरान खान को छुड़ा देना है और आप जो है इमरान खान को इस तरह जो है कोई जोर जबरदस्ती जेल के वो दीवारें तोड़ के या जेल के दरवाजे तोड़ के आप अंदर घुस जाएंगे और इमरान खान को बाहर निकालेंगे।
उसका इलाज आदिल साहब, सिर्फ और तिब्बी सिर्फ जो है सहूलियात वो मिलना तो यही है। एक बुनियादी हक है ना, तो उस पे आप लोग पे देखिए, मैं क्यों आपको बताता हूँ, एलिगेशंस लग रहे हैं? देखें, ना हम ये कहते हैं कि हम एसी उतारेंगे, ना हम ये कहते हैं कि टीवी उतार देंगे, ना हम ये कहते हैं कि जी इनको जो है जो वहाँ पे मुरगम ग़ज़ाए इनको अवेलेबल है, जितना बड़ा बैरक्स है, वो हम ये नहीं कहते। हम कहते हैं इससे बेहतर उसको सहूलियात मिलनी चाहिए। अब जहाँ तक उसकी बात है कि वो उन्होंने क्या करना है, उन्हें आईन और कानून के तहत जहाँ पे सजाई हुई है उनको अदालत से, उस सजा के मुअत्तल करने के लिए, उस सजा को खात्मे के लिए जो है अपीलें करनी है। आपको पता है कि उनका जो है 2 हफ्तों का फैसला हुआ है कि 2 हफ्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला करना है 190 मिलियन का। 190 मिलियन में आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो है वो है जो शॉर्ट ऑर्डर है, वो शॉर्ट ऑर्डर ये है कि सलमान सफदर जो है वो जो केस है वो उससे भाग रहा है, वो मेरिट पे आता ही नहीं है। वो कभी कहता है कि जी खान साहब की 85% जो है बिनाई चली गई, खान साहब को जो है सहूलियात नहीं ठीक मिल है रही, फलाना खालिद नहीं साहब, है। वो आपका बार पॉइंट आ बार गया है। कि इमरान साहब, आपसे आपने जानना ये कहना चाहूंगी, है। आप क्या समझते हैं? आप भी ज़ाहिर हुकूमत का पार्ट हैं और तमाम तर चीज़ें आप भी देख रहे हैं। बानी पीटीआई को तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही हैं, उनकी जो सेहत है इस वक्त कंडीशन आप सबके सामने है। आप क्या मुतालबा करते हैं, क्या ऐसी राय रखते हैं कि उनको तिब्बी सहूलियात बेहतर तरीके से मिलनी चाहिए, या हुकूमत का रोल इसमें क्या होना चाहिए? जी कुरतुलैन, मैं देखिए, मैं आपकी आपको बताता बात हूँ। कंटिन्यू करते हुए पहले मैं ये हमारे जो तज्जिया निगार मंजूर साहब के 2 पॉइंट्स थे उनको क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ। एक बात इन्होंने की कि आवाम की ये तवक्कुआत थी और एमकेएम पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया, अगर वो इस हिस्सा ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था। उसका जवाब ये है कि देखिए, एमकेएम पाकिस्तान ने जो बॉयकॉट किया था वो वजह ये थी कि जो डीलिमिटेशंस करके कराची की जो सीटें हैं उसको कम करके और उसका सीटों का जो कत्ल किया था, हम उस पर एहतजाज कर रहे थे और दीगर जमातों को भी उस पर हमारा साथ देना चाहिए था कि इसको ठीक किया जाए और फिर इलेक्शन कर लें। लेकिन हुआ ये कि उस पर जमात इस्लामी जो है उन्होंने तो हिस्सा ले लिया और पीपल्स पार्टी जो है ज़ाहिर है कि वो उनको भी कहने के लिए तो ज़ाहिर है पूरे सूबे और शहर की भी जमात है, लेकिन उनको भी चाहिए ये था कि इस पे तवज्जो दें कि भाई ये सीटें कम क्यों हो रही हैं। जो जिस तरह की शहर की आबादी है उस लिहाज से उनकी ये सीटें जो है वो जितनी होनी चाहिए थी नहीं है। उस वक्त तो ये वाली बात जो है उस पर किसी ने हमारी बात पे कान नहीं धरे, लेकिन जैसे इलेक्शन हो गए, ये पीपल्स पार्टी का ही खुद एक लेटर जारी हुआ, उसको उन्होंने एग्री किया। हम कह रहे थे 70 कुछ सीटें जो हैं वो कम है, इसमें ये पूरी होनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, लेकिन उस लेटर के भी मुताबिक 53 सीटें उन्होंने एग्री किया कि जी ये कम रह गई थी, आइंदा इलेक्शन होगा तो उनको भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें तो कसूरवार वो भी हुए और ख़ुद वो जमात इस्लामी के हमारे भाई भी कि अगर वो थोड़ा सा सब्र करके 1 महीने या 2 महीने उसको थोड़ा सा डिले करके सीटों को एडजस्ट करके कि भाई सीटें कराची की जितनी होनी चाहिए ड्यू हैं वो होनी चाहिए थी, तो लिए आपके सामने कि हमारा वो एहतजाज था जिसकी वजह से हमने बाइकाट किया था। अब आ जाइए जनाब कि इन्होंने एक मिसाल दी, यहाँ पे ये जो एक अंडरपास बन रहा है और काफ़ी अरसे से सालों से बन रहा है और नहीं बन पा रहा इनसे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कराची में सबसे पहले जो अंडर पासेस बने वो सिटी मेयर सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इंट्रोड्यूस कराया और 23 से अंडर पासेस और फ्लाईओवर्स बने। और आपके सामने की बात है 6-6 महीने के अंदर पूरे प्रोजेक्ट्स खड़े हुए, डे नाइट काम करके उन्होंने खड़े होकर ये सारे काम करवाए। तो मतलब ये है कि डेडिकेशन के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ और फॉलोअप रखने के साथ अगर काम किया जाए तो यही अंडर पासेस इसी शहर के अंदर 6-6 महीने में भी बने, तो ये आज भी मुमकिन था। अब ठीक है इमरान साहब, जरा टाइम शॉर्ट है, जरा मुझे अब मैं आ जाता हूँ बानी पीटीआई के हवाले से जो सेहत की उनकी, देखिए सेहत का मामला वो बानी पीटीआई हैं या एक पॉलिटिकल जो उनकी जो भी उनका कद है वो जी उसके अलावा वो एक बहैसियत एक इंसान एज अ ह्यूमन बीइंग, वो उनका राइट है और सबका राइट है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन हमारी जो मालूमात हैं उनकी सेहत से मुताल्लिक जो गवर्नमेंट को जो भी और कोर्ट्स को जो भी जो ड्यू स्टेप्स हैं उसके मुताबिक उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। और इवन एक आम कैदी जो आपकी जेल के अंदर या हमारी कराची की जेलें ले लांडी जेल या सेंट्रल जेल, उनसे कहीं नहीं, बहुत ज्यादा बेहतर सहूलियात, उनकी मर्जी के खाने, देसी घी के अंदर उनके मुर्ग और ये सब कुछ दिया जा रहा है। आपसे पूछूंगी कि आप समझते हैं कि जो जिस तरीके से मुलाकातों का सिलसिला रुका हुआ है या नहीं कराने दी जा रही मुलाकातें, क्या ये बानी पीटीआई पे एक किस्म का प्रेशर है कि वो जेल से जो बयानात जारी करते हैं वो तमाम तर चीजें रुक जाएं?
मैं इसी पे रहूंगा। मैं हालांकि वो जो एमकेएम साहब ने बात की थी, मेरा ख्याल ये था कि उन्हें चाहिए था कि बजाय इसके कि बाइकआउट करते, इन सारी पार्टी के साथ बैठते और कोई कंसेंसस करके सीटों की डिलिमिटेशन का मामला था, कोई इतना बड़ा किया मामला था नहीं था। कंसेंसस, बात करी थी। ये पहली बात। अब मैं आ रहा हूँ जो कि आपका मेन क्वेश्चन है, जी, जी। बेहतर उसी बात कर ली जाए। वो ये है कि पाकिस्तान में ये जो है ना, लीडर जेल में जब चले जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद इनकी सेहत के ऊपर सियासत शुरू हो जाती है। ये आज से नहीं है, ये अरसा दराज से यही है कि जेल में लीडर गया, वो बीमार हुआ और उसकी सेहत के ऊपर सियासत शुरू हो गई। आप किसी भी पार्टी का उठा के देख ले, मैं किसी एक को नहीं लेता, मैं ये कहता हूँ ये सेहत के ऊपर सियासत करना, उनके रिश्तेदारों की सेहत पे, उनकी बीवियों की सेहत पे, उनकी बेटियों की सेहत के ऊपर सियासत करना, उसका मजाक उड़ाना, उसका तमाशा बनाना, ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल ठीक है। खत्म, मुनासिब नहीं है। ठीक। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप उसी फील्ड में खेलें जिस फील्ड में आपको खेलना चाहिए। यानी आप सियासी पार्टी है, आप ऑपोजिशन की पार्टी है, तो आप ऑपोजिशन पे रहें। सियासत से कोई सिंपैथी गेन करने का कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। ठीक है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, बड़ी एक सिंपल सी बात जिससे बहुत क्लियर होना चाहिए, पीटीआई को भी, मुस्लिम लीग नून को भी, एमपीओ को भी, या कोई भी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो इकोनॉमिक से। लोग फेड अप हैं और ठीक इतने है। बेजार हैं, ठीक है इतने मुनव्वर परेशान साहब, हैं बिल्कुल इकोनॉमिक वक्त से। शॉर्ट है, आपसे इससे तफसीली भी बात करती तमाम तर, आपका पॉइंट जो है वो पूरा जानती ज़रूर, लेकिन आपका पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया। नाज़रीन, 28 अमेंडमेंट की हमने बात की इस प्रोग्राम के अंदर। अब ये देखना है कि जब ये पास हो जाती है तो इसके जो नताइज हैं वो क्या मुरतब होते हैं, सियासी जमात बैठती है नहीं बैठती है, उनके अख्तलाफात किस हद तक पहुँचते हैं, तमाम तर चीज़ें अब ये देखना होंगी कि किस रुख में जाती हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मेरे साथ मेरे मौजूद गेस्ट मौजूद थे, इमरान अली खान साहब मौजूद थे, साथ ही खादिम अली खान यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद थे और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे अपनी मेज़बान कुरत नैन बख्श को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।